देश का फर्ज। रजत की नजर जब आसपास पड़ती है तो उसे शूरवीर और वो लड़की नजर नहीं आते। अब तो उसे और भी गुस्सा आने लगता है। तब तक बाकियों को ठिकाने लगाकर अभिनव और नवीन भी वहां पहुंच जाते हैं। वो शूरवीर के वहां से भागने के बाद ब्रिगेडियर सर को बोल देते हैं। अब तो ब्रिगेडियर सर को और भी गुस्सा आ जाता है। वो उस ऑफिसर को कॉल करते हैं तो वो उनको उन दोनों के एयरपोर्ट की तरफ जाने की बात बोलता है और खुद भी उसी तरफ जाने का बोलता है। ब्रिगेडियर सर को बाकी हर जगह से ऑपरेशन सक्सेसफुल होने की खबर पहुंच गई थी। वो अपनी गन लेते हैं और मुंबई एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं और साथ ही एयरपोर्ट में एक ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि वो एयरपोर्ट सील कर दें। लेकिन शूरवीर अचानक से गाड़ी मुंबई एयरपोर्ट में ना ले जाकर पुणे वाली रोड पर घुमा देता है। लेकिन वो ऑफिसर उसे देख लेता है। वो भी अपनी गाड़ी उसी तरफ घुमा देता है। नूर शूरवीर से, ये तुम कहाँ जा रहे हो? एयरपोर्ट उस तरफ है। शूरवीर, जानता हूँ, पर अब तक इंडियन आर्मी ने मुंबई एयरपोर्ट सील भी करवा दिया होगा, तो हम पहले पुणे जाएंगे और वहाँ से एक आर्मी ऑफिसर की हेल्प से भाग जाएंगे। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैर जाती है। नूर, तुम पागल हो गए हो? आर्मी ऑफिसर वो भी मदद करेगा? शूरवीर, रिलैक्स डार्लिंग, दरअसल वो आर्मी ऑफिसर और कोई नहीं, मेरा भाई ही है और वो मेरे से इतना प्यार करता है कि मेरी सारी बातों को आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। उसने फुल स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ा दी और वो आर्मी ऑफिसर भी बिल्कुल उसके पीछे था। तभी आर्मी ऑफिसर की गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो गुस्से से गाड़ी के स्टीयरिंग पर हाथ मारता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहीं सामने एक पेट्रोल पंप था। लेकिन जब तक वो पेट्रोल डलवाता तब तक शूरवीर बहुत आगे निकल चुका था। वो अब पुणे पहुंच ही गया था। तो उसने करण को फ़ोन किया और पहले तो उससे ऐसे ही बातें की, कहीं से कुछ पता तो नहीं है। लेकिन करण की बातों से ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि उसे कुछ पता भी है। शूरवीर उससे गाड़ी ख़राब होने का बहाना बताकर उससे हेल्प मांगता है कि उसे बहुत ज़रूरी पुणे एयरपोर्ट जाना है, उसकी एक मीटिंग है। करण पहले से ही परेशान था कि ब्रिगेडियर सर ने बिना वजह ही उसे पुणे वापस भेज दिया। लेकिन वो शूरवीर को मना नहीं कर पाता, तो वो अर्जेंटली आउटिंग लेकर आर्मी जीप ले जाता है और एक जगह पहुंच जाता है जहां शूरवीर नूर के साथ खड़ा था। शूरवीर ये नहीं जानता था कि एक आर्मी ऑफिसर उसका पीछा कर रहा है। करण शूरवीर के गले मिलता है और उन दोनों को गाड़ी में बिठा देता है। वो जीप स्टार्ट करता है, तभी वहाँ एक आर्मी ऑफिसर आ जाता है। वो करण की जीप के आगे अपनी जीप लगा देता है। करण हैरानी से उसे देखता है। वो गन निकाल कर शूरवीर और उस लड़की के सामने खड़ा हो जाता है। करण जीप से नीचे उतरता है और उस साइड पर आ जाता है जिधर को शूरवीर और वो लड़की खड़े थे। करण उस ऑफिसर से, तुम तो वही ऑफिसर हो ना जो मुंबई आए थे, और ये क्या इनकी तरफ गन क्यों तान रखी? ऑफिसर, मैं लेफ्टिनेंट जावेद खान हूँ। मैं वो आगे कुछ बोलता, शूरवीर ने करण की गाड़ी से गन निकाल कर जावेद के सिर पर गोली मार दी। जावेद गोली चलाता है कि शूरवीर ने दूसरी गोली उसके सीने पर मार दी। जावेद वहीं गिर गया। करण कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो शूरवीर को देखने लगा तो शूरवीर ने बोला, ये कोई ऑफिसर नहीं है, ये टेररिस्ट के लिए काम करता था और कभी मेरा बिजनेस पार्टनर था। जब मुझे पता चला कि ये टेररिस्ट के साथ काम करता है तो मैंने इसके साथ काम करना बंद कर दिया और ये बात मैंने पापा को भी बता दी थी, तभी आज मुझे मारने आया था। अब तुम इसको छोड़ो, पहले मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो, तो मुझे दिल्ली में ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है। शूरवीर ये बात नहीं जानता था कि इस पूरे मिशन को उसके पापा ही हैंडल कर रहे हैं। शूरवीर के मुंह से ये बात सुनकर कि ऑफिसर नहीं टेररिस्ट है और ये बात ब्रिगेडियर सर ने ही शूरवीर को बताई है, ये सब करण को अजीब लगा कि जब ब्रिगेडियर सर को ये पता था कि ये टेररिस्ट है तो उन्होंने मेरी जगह इसको वहाँ क्यों भेजा? करण का दिमाग वहीं से सटक गया। करण उस ऑफिसर के पास गया, उसकी गन देखने लगा। तभी वो ऑफिसर थोड़ा होश में था। उस ऑफिसर ने करण को अपनी पॉकेट की तरफ इशारा किया। करण ने उसकी पॉकेट से उसके फ़ोन को निकाला और उसे देखने लगा, जिसमें ब्रिगेडियर सर के नंबर से एक मैसेज पड़ा था और साथ ही शूरवीर और नूर की फ़ोटो भी थी। करण ने जावेद के फ़ोन से ही ब्रिगेडियर सर को कॉल की। ब्रिगेडियर सर ने फ़ोन उठाकर बिना हेलो बोले ही, हाँ जावेद, उन दोनों गद्दारों को पकड़ लिया था या नहीं? देखो, ये किसी भी हालत में बचने नहीं चाहिए, लेकिन इनको मेरे आने तक जिंदा रखना, क्योंकि ये गद्दारी मेरे खून ने की है तो इसको सज़ा भी मैं ही दूंगा। करण ने इतना सुनते ही फ़ोन काट दिया। उसे जैसे कोई सदमा लग गया था। जिस भाई पर वो आँख बंद करके भरोसा कर सकता था, उसने इतनी बड़ी गद्दारी की। करण को अब सब कुछ समझ आने लगा, आखिर क्यों ब्रिगेडियर सर ने उसे वापस भेज दिया और रजत जो उसे मैसेज करने वाला था, क्यों उसका मैसेज नहीं आया। अब करण की आंखों में गुस्सा साफ नजर आने लगा। वो गुस्से से शूरवीर को देख रहा था। नूर जो करण को देख रही थी, उसे सब समझ आने लगा था, तो उसने शूरवीर को गोली चलाने के लिए बोला। लेकिन कहते हैं ना, चाहे कोई कितना भी बड़ा शैतान हो, अपने भाई को मारने से पहले वो भी कांप जाता है। शूरवीर के हाथ कांपने लगे तो नूर ने उसके हाथ से पिस्तौल छीन ली। वो करण को गोली मारने ही वाली थी कि करण ने जावेद की बंदूक से सीधे नूर के सीने के बीचों बीच शूट कर दिया, जिससे वो वहीं गिर गई। शूरवीर वहां से भागता कि करण ने उसकी एक टांग पर गोली चला दी। वो वहीं गिर गया। करण उसके पास गया, उसका कॉलर पकड़ते हुए, जिसकी आंखों में आंसू भी थे और गुस्सा भी। आखिर क्यों किया आपने ये सब? क्या मिला देश के साथ गद्दारी करके? एक बार भी मम्मी पापा और मेरी याद नहीं आई? शूरवीर, पैसों के लिए? किस मम्मी पापा की बात कर रहा है तू? वो जो हमेशा इस दलदल यानी कि आर्मी में हम दोनों को धकेलना चाहते थे। क्या हमारे सपने हमारे नहीं है? जानता है करण,
मैं हमेशा से बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे पैसों के लिए कभी तरसें, जैसे कि मैं तरसता था। हर चीज जो लिमिटेड मिलती थी, और कभी मांग लो तो पापा के बेफालतू के लेक्चर और हमेशा डिसिप्लिन की बातें। तंग आ गया था मैं उस लाइफ से, इसीलिए मैं हमेशा से बहुत से पैसे कमाना चाहता था, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। करण, पैसों के लिए अपने ही देश के साथ गद्दारी कर ली। हजारों बेगुनाहों की जिंदगी खतरे में डालना सही था? अपनी भारत माँ का आंचल ही बेचना चाहते थे। पापा के आदर्शों का सौदा कर दिया, माँ की ममता को दांव पर लगा दिया। पापा और मेरी देशभक्ति पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया आपने तो। आज हर कोई एक देशभक्त ब्रिगेडियर के खून को शक की निगाहों से देखेगा। शूरवीर, देशभक्ति माय फुट। मुझे तेरे देश से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मौका मिले तो इसको हर जन्म बेच दूंगा। वो आगे कुछ बोलता कि करण ने सीधे उसके मुंह के अंदर पिस्तौल घुसेड़कर गोली मार दी। फिर एक गोली उसके दिमाग पर और दिल के बीचों बीच मार दी। करण, जो जुबान मेरे देश के बारे में बोलेगी उसका यही हाल होगा। जो दिमाग मेरे देश के लिए गंदगी भरेगा उसका यही हाल होगा। जो दिल मेरे देश के लिए नफरत भरेगा उसका यही हाल होगा। इतना बोलकर करण ने वो पिस्टल वहीं फेंक दी और गुस्से में जोर से चिल्लाने लगा। नूर, जो थोड़ी होश में थी, उसने करण की तरफ जैसे ही करण की ही पिस्तौल तानी तो जावेद ने सामने करण के द्वारा फेंकी गई अपनी पिस्तौल उठाकर उसकी खोपड़ी पर एक गोली चला दी, जिससे वो वहीं ढेर हो गई। पिस्तौल हाथ में ही रह गई। करण ने होश संभाला और जावेद के पास आया। उसकी सांसें अभी चल रही थी। करण ने सामने नूर से अपनी पिस्तौल ली और वो जैसे ही एम्बुलेंस को फोन करता कि ब्रिगेडियर सर, रजत, अभिनव और नवीन कुछ जवानों के साथ वहां पहुंच गए। उसी समय रॉ चीफ भी अपने कुछ सिपाही के साथ वहां पहुंच गए। वहां का हाल देखकर सब कभी करण तो कभी सामने के मंजर को देखते। रॉ चीफ जावेद के पास गए, जिसकी सांसें उखड़ने लगी थी। उन्होंने उसको जवानों के साथ जल्दी से जीप में बिठाकर हॉस्पिटल भेज दिया और उसके हाथों से पिस्तौल ले